सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। सो इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे और आई हैव टेकन लाइक बहुत सारे जो बैचेस एग्रीकल्चर ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे बैचेस लेने के बाद आई कैन से कि ये जो ऑप्शनल है ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है। क्यों स्कोरिंग हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है किसी भी ऑप्शनल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका रेलेवेंस और उसका डायनेमिक नेचर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायनेमिज्म है कि नहीं है। क्योंकि डायनेमिज्म बहुत अधिक है तो वो कई बार नेगेटिव पॉइंट भी होता है। और अगर टू द पॉइंट सिलेबस है और उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस आए हैं लाइक वी विल डिस्कस जो क्वेश्चंस आए हैं जैसे 2024 का जो मेंस का पेपर है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू नो अबाउट द सिलेबस, तो डिटेल में सिलेबस में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ऐसा कोई बायो का बैकग्राउंड चाहिए क्या। अब ये डिसीजन आप रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए ना एक बहुत ऐसा माइंडसेट बनाया गया है कि बोले कि जब बायो बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्रीकल्चर ऑप्शन नहीं ले सकते। तो आप जस्ट गिव 30-35 मिनट्स, 30-35 मिनट्स के अंदर यू विल अंडरस्टैंड कि क्या आपको बायो बैकग्राउंड का ज़रूरत है कि नहीं है। मैं पहले आपको कंक्लूड कर देता हूँ, अगर आपको बायो बैकग्राउंड नहीं भी है देन ऑल्सो यू कैन टेक पेपर 1। तो ज्योग्राफी का अगर आप एक दो मॉड्यूल के बराबर भी कंपेयर करोगे ना उसके बराबर है। मतलब अगर आप जो अगर ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जितना आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना उसका 50% में आपका पेपर 1 पूरा एग्रीकल्चर का हो जाता है और उसमें बायो का एक भी नहीं है। ये भी आप सिलेबस देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम ऑप्शनल को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एक मतलब एक माइंडसेट आपको ये रखना है कि यार आपको कोई ऐसा रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है। आपको क्या करना है कि भाई दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर अगर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हो, जो पूछा है उसको लिख पाते हो और जो लिखा है उस बेसिस पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल गेट द गुड मार्क्स, तो आपकी जर्नी कंप्लीट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो लिखा है उसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे, तो ये चीज़ किस पर निर्भर करती है ये समझना इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर सपोज करो कि एक क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर का ही कि इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है। मतलब जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का सिंपल भाषा में कि अगर आपको सिंचाई को ऐसा शेड्यूल करना है तो उसको वो क्या है, वो सिंचाई को अगर आपको ऐसा क्रॉप के को ध्यान में रखते हुए आपको एक समय के अनुसार उसको सिंचाई देनी है तो वो क्या है, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन। अब अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखते हो तो इसकी डेफिनेशन फिक्स है। आपने अगर उसकी डेफिनेशन लिख दिया और उसके जो भी कुछ क्राइटेरिया है लिख दिया तो आपको पता है कि विद प्रेजेंटेशन अगर आपने लिख दिया तो वहाँ पे आपको 60-70% मार्क्स मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये क्या है कि अगर आपने जो पूछा है वो लिख दिया और वैसा ही नंबर आ रहा है, ये साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आसान होता है। अगर किसी और सब्जेक्ट में लो कि कहीं थिंकर भी लिखना है आपको, थ्योरिस्ट भी में है, इधर उधर से इंटरकनेक्ट करके लिखना है, कुछ ओपिनियंस भी लिखना है, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा एग्जामिनर का वो बहुत मैटर करता है कि वो आपके शब्दों को कैसे ले रहा है। कुछ अगर आपने एक्सट्रीम शब्दों का यूज़ किया तो उसमें आपको दिक्कत होगी। एग्रीकल्चर जैसे ऑप्शन में ये दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम किसी ऑप्शनल को चूज़ करते हैं, जब भी हम किसी ऑप्शनल को चूज़ करते हैं तो उसमें एक क्लैरिटी आपके माइंड में ज़रूर से होनी चाहिए कि अगर मैंने इस ऑप्शनल को कंप्लीट कर दिया और मेरे पास अवेलेबल नोट्स हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल नोट्स हैं तो फिर इसको पढ़ने के बाद जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो मेरे नंबर आने ही आने हैं। जिम्मेदारी आपकी क्या है कि जो अवेलेबल नोट्स है उनको मुझे कंप्लीट करना है, सिलेबस में लिखे हुए हर एक चीज़ को मुझे कंप्लीट करना है, ये मेरी एक जिम्मेदारी। बट एक बार अगर ये जिम्मेदारी पूरी हो गई तो इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाएगा। ये चीज़ एग्रीकल्चर में है। सो बिफोर वी प्रोसीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आज ऑफर है वो आपका एंड हो रहा है अकेडमी के अंदर। देखो बहुत अल्टीमेट ऑफर है। अल्टीमेट ऑफर है कि 19,999 के अंदर आप पूरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें अगर आप कोड यूज़ करते हैं, यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE, तो फर्दर आपको बेनिफिट्स रहेंगे। तो GS और CSET प्लस टेस्ट सीरीज सारे बैचेस कोर्सेज सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे अमाउंट में।
इसके अलावा जैसे अगर आप जैसे ऑप्शनल भी साथ में जोड़ना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी है इसमें, ऑप्शनल भी आप कर सकते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल, जीएस प्लस ऑप्शनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस अमाउंट के अंदर, दैट इज़ 27,000 के आसपास जो अमाउंट है। इसमें सारे ऑप्शनल एक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है 21 तारीख से चालू हो रहा है, 21 जुलाई से, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड अगेन यू हैव टू यूज़, दैट इज़ SPLIV, इस कोड का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे GS प्लस ऑप्शनल और या फिर खाली GS आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और ऑफ़र आज ही ख़त्म हो रहा है, ऑफ़र जो है आज ही खत्म हो रहा है। 5 और 6 जुलाई को भी आपकी कुछ क्लासेस हैं, तो इनको आप गो थ्रू हो सकते हैं, मेंस स्पेसिफिक भी आप गो थ्रू हो सकता है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर करते हैं तो ये भी एक अल्टीमेट ऑफर, जिसमें आप ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, वीकली लाइव मेंटरशिप भी है, 14 बुक प्रिंटेड जो सेट है, आंसर राइटिंग इवेलुएशन है, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें, और अल्टीमेट ऑप्शन है आपके पास, अल्टीमेट एक अपॉर्चुनिटी है टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए, लाइव क्लास करने के लिए। सो थैंक यू। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, व्हेन यू टॉक अबाउट PYQs, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर जो भी बातें हैं सिलेबस और ये सब है, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर का ओवरव्यू है यहाँ पे। तो एक और दूसरी बात ये है कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी आप सिर्फ 5 साल के पेपर उठाओ। देखो, ऑप्शनल चूज करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने आप को। सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में आप अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो यहाँ से सिर्फ 5 ईयर्स जो है ना, 5 ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वो बस आप एक बार उठा के देख लो, ठीक है। 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप उठाओ, मतलब UPSC के साइट पे आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। 5 साल के एग्रीकल्चर ऑप्शनल के आप क्वेश्चन उठाओ, आप देखोगे उसमें से 30% पेपर 30% 40% पेपर वहीं से रिपीटेड आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे के वैसे रिपीटेड आ जाते हैं। अगर आप 10-12 साल के पेपर करके चले जाओ, 70 से 80% पेपर रिपीट हो जाता है। और एक चीज और बताऊं कि अगर सिलेबस में लिखे हुए हर एक शब्द पर 1.5-2 पेज के नोट्स बना लोगे, वही लिख के आ जाओगे, तो आप मानकर चलें कि फिर आप बहुत हाईएस्ट लेवल का स्कोर एग्रीकल्चर ऑप्शन में कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन इसमें एक छोटी सी है। लिमिटेशन इसमें छोटी सी ये है कि आपको एक तरीके का जो ग्रीड है ना मन के अंदर, कि कई बार होता है ना कि यार सपोज आप एक पेपर 2 में सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप अगर ऐसा कोई डॉक्टरी लेवल का, रिसर्च लेवल का पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आए हैं उनकी थीम पकड़ा, और पेपर में आपको शो भी करूंगा, थीम पकड़ा और उसी के आपने क्वेश्चंस जो भी 1-1.5-2 पेज के नोट्स बना लिए, वैसा का वैसा क्वेश्चन आया, वैसा का वैसा लिख के चला है, बस नंबर आ गए। लाइक जो हम लोग का बैच शुरू हो रहा है एग्रीकल्चर ऑप्शन का 21 तारीख से हो रहा है, 21 जुलाई से, और विद इन सर्टन पीरियड 3 से 4 क्लासेस होंगी वीक के अंदर, और आप लोग का लाइक 75 क्लासेस के अंदर दोनों पेपर 150 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट, सर इतने कम में कैसे हो जाएगा सर, IAS की तैयारी कर रहे हैं। अब वो पढ़ाने का तरीका है, और ये भी मैं आपको कहता हूँ उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। खींचने को तो 500 घंटे भी हो सकते हैं, कई ऑप्शनल है जहाँ पे 500 घंटे पढ़ाए जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। इस ऑप्शनल भी कई जगह जाओगे तो उसमें भी खींचा खींची चल के 500 घंटे कर सकते हैं। लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि बिकॉज आई हैव टेकन लगभग काफ़ी सारे बैचेज आई हैव टेकन, और 150 घंटे से ऊपर उसमें नहीं गया, कोई भी बैच में दोनों पेपर को मिला के 150 घंटे के ऊपर नहीं गया, और 450 पेज के नोट्स बियॉन्ड नहीं गए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है बिफोर आई प्रोसीड। आपका भी जब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कई आपके जो है ऑफर्स चल रहे हैं, तो उस ऑफर का आप बेनिफिट उठाना। और एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मेरी लाइव क्लास 21 तारीख से शुरू होगी, 21 जुलाई से, और इसमें कोड आपको SPLIVE ही यूज़ करना है, ठीक है। इस कोड को यूज़ करके ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, जब आप ऑप्शनल लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऑफर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो एक बार क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देख के सबसे पहला जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मुझे इसके लिए बायो बैकग्राउंड का ऐसा कोई ज़रूरत है क्या, कि बिना बायो बैकग्राउंड के काम चल जाएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या मुझे कोई बायो बैकग्राउंड चाहिए क्या? आंसर इज नो, कोई बायो बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखो, अभी सिलेबस देखो, सिलेबस में लिखे हुए इसमें ही जो कुछ अभी अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसके बाद हम 2024 का एक बार मेंस का पेपर भी देखेंगे। और थोड़ा टाइम देना, क्योंकि इतना बढ़िया एनालिसिस आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पूरा ओवरव्यू आपको यूट्यूब में नहीं अवेलेबल होगा। एक साथ अगर पूरा एनालिसिस देखें तो बहुत सारे आपके दिमाग के अंदर जो भी डाउट है वो दूर हो जाएंगे। और
फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शनल में आपको जो रिक्वायर्ड समय है वो समय आपको देना चाहिए, बहुत मैटर करता है। अगर आप वो समय नहीं देते 10-12 दिन 15 दिन, फिर ऑप्शनल चूज़ करना, क्योंकि एक बार गलत ऑप्शनल चूज़ कर ले तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन आया है कि एग्रो इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखो, एग्रो इकोलॉजी क्या है, इसमें बताओ कौन सा बैकग्राउंड चाहिए आपको। डायरेक्ट डेफिनेशन है, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पल्सेस का। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ो और पॉलिटी में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में आपको नहीं पता है, जितना बेसिक वो है उतना बेसिक ये क्वेश्चन है, कि एग्रीकल्चर में उतने बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, वीड कंट्रोल के लिए अभी सिलेबस में देखो एक एक लाइन दिखाऊंगा, लाइनें लिखी हैं ऐसे, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। यहाँ कल्चरल मेथड पूछा है, कभी बायोलॉजिकल मेथड पूछ ले, कभी कुछ पूछ ले, ऐसा ही रहता है। नाइट्रिफिकेशन एक टॉपिक है, ये पूछा है, ठीक है। और इनमें देखो क्या है कि आपके लिए सिर्फ इतना समझना है, इसमें कोई आपको रिसर्च स्कॉलर और कोई बहुत बड़ा कुछ बनना नहीं है। टॉपिक है, टॉपिक का 1.5 पेज का नोट्स बन गया, समझ लिया, काम कंप्लीट। और बेस्ट, और इसमें यह भी आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल में जो चीज आप पढ़ोगे, जो चीज पढ़ रहे हो, वो सब कुछ एक खेत है, खेत के अंदर जो चीजें हो रही हैं वही आप पढ़ रहे हो। क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे पेपर 2 में क्रॉप्स के अंदर की चीजें पढ़ रहे हो, पेपर 1 में क्रॉप्स के बाहर की चीजें पढ़ रहे हो। और सब कुछ अगर आपको विजुअलाइज करने का मौका मिलता है, कोई भी चीज़ पढ़ना, आपको यूट्यूब में बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, 3D इमेजेस। तो अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे इरिगेशन ही पढ़ रहे हो, उसके टाइप्स पढ़ रहे हो, सॉइल इरोजन पढ़ रहे हो, सॉइल इरोजन के टाइप्स और फैक्टर्स पढ़ रहे हो, उनकी इमेजेस आप गूगल में देख सकते हो। सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके अलग अलग स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हो, आप अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको गूगल के अंदर पूरा उसका पॉइंट टू पॉइंट, मतलब गूगल इन द सेंस इमेजेस जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। मतलब आप जो पढ़ोगे उसका आपको इमेज के माध्यम से आपको विजुअलाइज करने का मौका मिलता है। आप YouTube के माध्यम से जो एनिमेटेड है ना, जो खेत देखना, तो आप देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और उससे फिर आपकी जो समझ हो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत फ़ायदा होता है कि एक क्रॉप देख रहे हो, क्रॉप में सूरज की रोशनी पड़ रही, कैसे वो अफेक्ट होता है। क्रॉप देख रहे हो, उसमें आप मान लीजिए कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, उसमें अगर बदलाव होता है तो कैसे क्रॉप पे असर पड़ता है, वो आप एकदम, मतलब आपको कई इमेजेस देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे। और हम लोग जो सेशन लेंगे उसमें ये सब रहेगा ही। जैसे आप सपोज कोई क्रॉप है, उसके जो रूट्स हैं उसमें कोई इंडस्ट्रियल सपोज कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट है वो रीच कर जाए, तो वो क्रॉप को कैसे असर डालेगा, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, वो आप देख सकते हो इजीली। मतलब क्या असर पड़ रहा है वहाँ, आप क्लास का अटेंड कर रहे हो, सामने आपको दिख रहा है, लाइव दिख रहा है कि यार ये होता कैसे है, क्या प्लांट पे असर पड़ रहा है। ये इसकी खास बात है ऑप्शनल की। और इसमें आंसर है फिक्स, क्वेश्चन पूछा वैसा आंसर लिखा, आपको नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसका नेगेटिव एक चीज़ ये रहता है कि अगर आपने कहानी बना दी कि कुछ भी मतलब पूछा कुछ, लिखना कुछ चालू कर दिए, अगर आपने ऐसी सोच के साथ, इस उद्देश्य के साथ अगर कहीं भी प्रयास किया लिखने की, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत बनती है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कि जो पूछा है वही लिखना है, जो नहीं पूछा है इधर उधर का बात नहीं लिखना है। ये सिंपल से, अगर सॉइल इरोजन क्या है वो लिख दिया तो नंबर आएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। उसमें कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, कुछ डायग्राम्स बना दिए तो और अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अब सॉइल इरोजन क्या होता है वही नहीं लिखा, कुछ इधर उधर का बात लिख दिया तो फिर नंबर नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कुछ चीज़ें और है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया है। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन आप ही से है, चाहे आप आंसर कर देना। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, अपने जो नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। 450 पेज के नोट्स मेरी क्लास के हैं, पेपर 1 पेपर 2 के। इसको रट के चले जाओ, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप मानकर चले जाए। हाँ, लेकिन जो पढ़ाया है, जो चीज़ें हैं, उनको ही आपको बार बार करना है, ऐसा इसके बाहर नहीं जाना है। आपने पहले मेरे बैचेस कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, तो जो पढ़ाया है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे देखो, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है, इसके क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। प्राइस इंस्टेबिलिटी क्या होती है,
न्यू टूल्स मेथड क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, ये बहुत इजी, मतलब ये डायरेक्ट सिलेबस में, अभी सिलेबस में आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये देखना कम से कम 10 बार पूछा है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स पूछ लिए, वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से आप अगर पेपर 2 में आ जाओ, पेपर 2 में जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप इंप्रूवमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है, डिस्क्राइब अलग अलग अप्रोचेस जो हैं वो क्या हैं, इनब्रीड लाइन का ब्रीडिंग एक मॉड्यूल है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के ऊपर क्वेश्चन आपका है, कई सारी वेरियस थ्योरीज ऑफ आयन अपटेक विद रिस्पेक्ट टू पैसिव, ये बहुत मतलब ये अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, अभी ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको शो किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आपको सिलेबस में लिखे हुए हैं। ये मतलब उन्होंने खाली ईजारएम लगा के क्वेश्चन बना दिया, आपको खाली ईजारएम जो है वो लगा के क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन को शो किया कि देखो ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो, और आई कैन से यू कैन इजिली हैंडल इट, आप इजिली हैंडल कर सकते हो। और देखो एक चीज़ और भी, एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक बार लेते हैं तो यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता ओपन हो जाता है, ये एक है। ऑप्शनल इसलिए नहीं लेना चाहिए कि कई बार होता है ना कि यार जीएस में सिलेबस लैप कर रहा है, जीएस में अगर लैप करने के लिए आप ऑप्शनल लोगे क्या, जीएस के लिए जो चीज़ वो खुद ही पढ़ लेंगे, उसके लिए ऑप्शनल लेने का रिस्क लेना जरूरी है क्या, ये एक थॉट रहता है, कई बार इस ट्रैप में हम फंस जाते हैं। हाँ, अगर आप ओवरलैप की बात करो तो इस 40-45 नंबर का एग्रीकल्चर में भी पेपर जीएस पेपर 3 में आता है, ओवरलैप ऐसा देख सकते हो, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो बेसिस नहीं होना चाहिए आपका, वो बेसिस आपका नहीं होना चाहिए जिस बेसिस पर आप ऑप्शनल को सिलेक्ट करें। ऑप्शनल के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको एज अ ऑप्शनल में जहाँ तक आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आप पूरे सिलेबस को कर पाएँ, ये ज़रूरी है। और साथ में जो ऑप्शनल है जब आप पढ़ें तो उसके नोट्स तैयार हों, क्योंकि उन नोट्स को ही आप जाके लिखोगे, जो आपको 3-3 घंटे लिखने हैं दोनों पेपर्स को, तो आप लिख पाएँ, उस लेवल का आपका तैयारी हो, तब आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला देखो अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको शो किया था, देखो ये एग्रो इकोलॉजी यहाँ सामने लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो इकोलॉजी सिलेबस एक बार थोड़ा लाइन टू लाइन देखेंगे, क्योंकि सिलेबस को ही अगर आप समझ पाएँ तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे इकोलॉजी और उसका रेलिवेंस इंसानों के लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है 1.5-2 पेज, उस देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ये तो वैसे भी इकोलॉजी में पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हो, थोड़ा बहुत चेंज है बट वो डिस्कस करेंगे। फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या सामाजिक एनवायरनमेंट है, जिस बेसिस पर आपके क्रॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखो। फिजिकल और सोशल जो एनवायरनमेंट है ये एक फैक्टर है फॉर जो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए, ये एक फैक्टर है, एक ये ध्यान रखना है। फिर देखो यही क्वेश्चन आपको अभी जो मैंने दिखाया था, अभी इसके बाद हम लोग 24 का भी पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा कि सिलेबस से कितना डाइवर्ट होते हैं क्वेश्चंस, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा सेशन को देखने में टाइम लगाना, इसको ऐसा स्किप करके देखने का ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है और ये ऑप्शनल आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर देगा, ठीक है, ये आपको मैं बहुत श्योरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एग्रो इकोलॉजी है, क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न एज अ इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट, फिर देखो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या है, इसका एसोसिएटेड है, इससे कहा ना कि जो भी अलग अलग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है तो वो किस तरीके से क्रॉप को कई मतलब अफेक्ट कर सकते हैं, फिर एनिमल और ह्यूमन, क्रॉप्स हैं एनिमल ह्यूमंस को कैसे, ये तो आप वैसे ही एनवायरनमेंट पढ़ते हो, जो पढ़ा हुआ है उसी में थोड़े बहुत क्रॉप स्पेसिफिक पॉइंट्स 2-4 ऐड कर देना, ये मत सोचना कि सर एग्रीकल्चर ऑप्शनल में क्या बहुत पॉल्यूशन कुछ और करेंगे क्या, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें पॉल्यूशन में पढ़ोगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्रॉप को कैसे अफेक्ट करता है, तो जब आप क्रॉप के बारे में लिखते हैं तो जो हम पेपर 2 में थोड़ा डिस्कस करेंगे उनके सर्टन मेटाबॉलिक फंक्शन को, तो जब आप लैंग्वेज लिखते हैं तो उन लैंग्वेज में वो स्पेसिफिकेशन मेंशन करना है, ठीक है, कि इससे फोटोसिंथेसिस और ये वाला स्टेप इससे अफेक्ट होगा,
ठीक है। तो वो जो शब्दावली है उसमें चेंज, तो जो पेपर 2 आप पढ़ोगे तो जो शब्दावली कैच करोगे उसको बस आपको अपने आंसर में यूज़ करना है, उन वर्ड्स को यूज़ करना है। जीएस के लिए क्या है कि आप बहुत ही जनरल वे में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको 300 क्रॉस करना है। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एक तो ये याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एडवांस टूल्स फॉर इकोसिस्टम एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम जीआईएस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप वैसे भी पढ़ते हो, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ बताओ कौन सा आपको बायो बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। एडवांस टूल्स फॉर इकोसिस्टम्स एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग एंड जोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ये आपको पढ़ना है। एडवांस टूल, ये 1.5 पेज का नोट्स है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के बारे में थोड़ा सी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल वहाँ कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत ऐसा इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने, वो चीज़ मुश्किल होती है, उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन और बहुत चीज़ें आपको करनी पड़े, वहाँ डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे क्या है कि टॉपिक पे 1.5-2 पेज के नोट्स बनाने हैं, 1.5-2। कई बार क्या होता है कि हम, जैसे आप कई बार देखोगे ना, कई जगह पे क्या होता है कि एक कोई टॉपिक उठा लिया, उसी पे सेल्स के बारे में पढ़ने चालू कर दिया, तो उसी में पढ़ाई चल रही है, उसी को पढ़ते जा रहे हैं, है ना। क्या मतलब है, 1.5-2 पेज का नोट्स तैयार है, खत्म। उसके सेल ऑर्गेनल्स के 1.5-2 पेज के नोट्स बनाए, खत्म। आपको दूसरे टॉपिक भी तो पढ़ने हैं। तो कई बार कुछ मॉड्यूल्स पे ही जो टीचर्स होते हैं, मतलब जो पढ़ाएंगे आपको, वो उसी पे पूरे लगे रहेंगे, दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो दूसरे मॉड्यूल्स पर अगर आपका ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बिलो एवरेज आंसर, लेकिन फिर नंबर नहीं आते हैं। ये रीज़न होता है जब नंबर नहीं आते हैं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं है, ये दूसरे ऑप्शनल पर भी ये रीजन, ये लॉजिक आपका लागू होता है। ये रीजन, ये लॉजिक जो है वो आपका लागू होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे क्रॉपिंग पैटर्न और उसमें जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जैसे 15 अलग अलग आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन जो वैराइटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट, शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, कंसेप्ट क्या है अलग अलग क्रॉप्स का, फार्मिंग सिस्टम का, जैसे पूछा था ना, फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन फार्मिंग, ऐसा कई है ना। तो क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम पे, ऑर्गेनिक और प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर है। ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है जिसका मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जिसको आपको रटना है। फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, स्कोप हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे क्वेश्चन अभी दिखाया मैंने, एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर है, नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये सब 1.5-2 पेज के नोट्स तैयार करने हैं इसमें, जो क्लास में हम लोग करेंगे भी, ठीक है। 21 जुलाई से बैच चालू हो जाएगा, अनअकैडमी के अंदर ही चालू होगा, लाइव क्लासेस सारी होंगी, 75 क्लासेस, और 150 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। कोड ये जो यूज़ करना है SPLIVE, ठीक है। इस कोड को यूज़ करोगे तो आपका आंसर भी इवेल्युएशन आई विल डू। तो प्रोपगेशन ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वैल्यू एडिशन, एक ये है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फौना, इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो एक ये है। फिर आप देखो वीड्स के ऊपर है, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिसेमिनेशन एंड एसोसिएशन अलग अलग क्रॉप से, ये है, ठीक है। अलग अलग इसके मेथड है कंट्रोल के, जैसे मान लो कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, अलग अलग मेथड आप देखो। तो ये एसोसिएटेड मेथड्स आपको पढ़ने हैं, ये इसमें आ जाता है। कल्चरल आ गया, ठीक है। अभी 24 का मेंस का पेपर भी देखेंगे तो ध्यान से रखना, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड है। सॉइल में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं सॉइल जो बनती है। भारत की सॉइल को पढ़ना है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, उनका रोल क्या है सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। प्लांट के में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं ये देखना है आपको, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी, तो इस सॉइल का एक चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 4-5 क्लासेस में आई विल कंप्लीट इट। उसके बाहर ये मतलब कोई क्वेश्चन ही उसके बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो गया, सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बायो फर्टिलाइजर, लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन सब आप पढ़ते ही हो वैसे भी एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल्स में क्या है, एफिशिएंट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूज,
प्रॉब्लम सॉइल्स क्या होती हैं, उनका कैसे आप उनको, प्रॉब्लम सॉइल में है ना जो ऐसी सॉइल जिसमें सैलिनिटी है या एसिडिक नेचर काफ़ी है उसमें। सॉइल फैक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे, कई सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये एक पार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पे आप देखो कि किसी भी सिलेबस की किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का आपको बायो का बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, किसी भी प्रकार का बायो का बैकग्राउंड आपका जरूरत नहीं पड़ रहा है। सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, डायरेक्ट यही क्वेश्चन था, अभी शो किया था मैंने क्वेश्चन विकास, देखो सिलेबस से ही लिखे में इजारम लगा क्वेश्चन बना रहे। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, सॉइल इरोजन एंड इट्स मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इट्स प्रॉब्लम। फिर देखो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेनफेड एरिया में आप स्टेबलाइज कर सकते हो। वाटर यूज एफिशिएंसी इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरीगेशन, वेज एंड मीन्स फॉर रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉसेस। अलग अलग तरीके हैं कैसे आप इरीगेशन जो वाटर है वो जो पानी बह के चला जाता है उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या है, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल, क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का सॉइल और वाटर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कैसे है सॉइल और वाटर पोल्यूशन में। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मतलब जो इंडस्ट्रीज से बाहर जो वेस्ट मटेरियल और सब निकलता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट शब्द, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखो एक आ जाता है आपका फार्म मैनेजमेंट, डायरेक्ट प्रश्न था फार्म मैनेजमेंट, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फार्म प्लानिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फार्मिंग सिस्टम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब कुछ है। प्राइस फ्लक्चुएशंस, उनका कॉस्ट, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ इसका आ जाता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका इंपॉर्टेंस, इसका रोल, बहुत इजी मॉड्यूल है ये। उसका मेथड क्या है जिसके आप मतलब क्या मेथड है जिसके माध्यम से एक्सटेंशन प्रोग्राम को आप इवेलुएट कर सकते हो। सामाजिक आर्थिक सर्वे, स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेड एग्रीकल्चर लेबर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये देखो कृषि विज्ञान केंद्र, ये डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। नॉन गवर्नमेंट एनजीओज का क्या रोल होता है, तो ये यहाँ से आपका जो है पेपर देख लो आप, पेपर 1 का सिलेबस खत्म। अब इसमें 500 घंटे पढ़ाने क्या लॉजिक है। देखो कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई होती है ना वो अलग तरीके की है। इवन जिन्होंने बीएससी एमएससी जिसने कर रखी है ना, उनको यूपीएससी का पेपर दे दोगे तो अगर उनको ये कह दो कि आप जो है इसके आंसर 4 दिन में लिखो तो वो बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, बट आप बोल दो कि ये 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में लिखना है तो वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो अलग है। कॉलेज लेवल में जो चीज़ें कराई जाती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो चीज़ें कराई जाती हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, किसी भी ऑप्शनल में लॉजिक लगता है। आप किसी बड़े प्रोफेसर हैं उनसे जाके पूछो सर ये टॉपिक कैसे, 4 किताबें बता देंगे। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल द नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, तो वो नोट्स में भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आपको क्या रहेगा कि सोर्सेस, आई डायरेक्टली से कि सोर्सेस जो दैट आई फॉलोड, स्टैंडर्ड बुक्स, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स, उन ये सब अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से आपके 450 पेज के नोट्स बने। इस बार हो सकता है 50 पेज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। ठीक है, कुछ हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे है और है ना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया या इंडिया ईयर बुक, उनमें जो एग्रीकल्चर चैप्टर होता है उसको थोड़ा सा आपको नज़र बना के देखना चाहिए। वो फिर जिस साल आप दोगे ना उस साल का आपको पढ़ना है, ऐसे पहले से पढ़ के नहीं रखना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स आपको करनी होती है तो आंसर में आप ऐसा हेल्प करता है लिखेंगे। बजट में कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ डेटा है तो आइडिया होना चाहिए। वो सब चीज़ें हैं, वो तो हम क्लास में एक एक करके डिस्कस करें। अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया या ये जो फार्म मैनेजमेंट हो गया या सॉइल कंजर्वेशन हो गया या वीड्स हो गए या आप क्रॉपिंग पैटर्न को ले लो या ये इकोलॉजी, इसमें कौन सा आपको बायो बैकग्राउंड चाहिए, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा बायो बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, और जहाँ चाहिए भी ना तो उसमें भी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं। बायो बैकग्राउंड का मतलब टॉपिक है, एक कंसेप्ट वही डीएनए और उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग उनको थोड़ा सा समझ लिया जेनेटिक लेवल पे, तो फिर उसी से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, वो भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनमें। बाकी प्लांट की ब्रीडिंग जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक मेथड होता है कि एक नई ब्रीड आप एक नई वैरायटी कैसे बनाते हो, तो वो तो साइंटिफिक मेथड है, इजीली आप उसको, वो तो बहुत मतलब मेथड अगर आपको पता है तो आप इजीली बढ़िया कुछ भी पूछा तो आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं एक बार पेपर 2 देख लेते हैं, फिर इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल साइकिल, ये आपको पढ़ना। अब यहाँ पे देखो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो इनमें हजार हजार किताबें लिखी हुई हैं, आपको कहाँ लिमिट रखना है अपने आप को।
सबसे बड़ी बात यही आती है। कई बार मैं नोट्स बना के जब देता हूँ, जब नोट्स हमारे क्लास के बनते हैं तो ना जो एस्पिरेंट्स होंगे या जैसे जो क्लास कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि यार कंपेयर करता है, तो कोई कहीं इंस्टीट्यूट के वो जो कॉपी पेस्ट वाले नोट्स हैं उनसे कंपेयर करें, बोले सर उसमें तो 50 पेज दे रखे हैं, आप 50 पेज क्या करोगे पढ़ के? सेल्स के बारे में 50 पेज पढ़ के आपको क्या करना है? लिख तो आपको कितना 150 शब्द ही तो लिखना है। सपोज करो एक कोई बाउंसर क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर यूपीएससी को पूछना होगा 10-12 साल में पूछ लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, उन थीम्स को पकड़ के आपको उसको कवर कर लेना है, सिंपल सी बात है। रादर देन, मतलब यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग का खेल खेलना, रादर देन कि आप 100 किताबें पढ़ें फिर क्वेश्चन करें, यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्वेश्चन से ही आप अपने नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन की इधर उधर करके इनको क्वेश्चन बनाना है। दूसरा स्कोप ही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन? कोई करंट अफेयर तो यहाँ है नहीं इतना। वो स्कीम्स और उससे रिलेटेड वो अलग चीज़ है, पीडीएस क्या होता है और ये सब चीज़ें, वो इकोनॉमिक सर्वे और एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम और इंडिया ईयरबुक, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सेल स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस, क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोजोमल एब्रेशन, ये मानकर चलो कि पेपर 2 पेपर 1 से नाम में डिफिकल्ट है, कंटेंट में इजी है, स्कोर इसका और अधिक, इसमें और अधिक आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अधिक इसमें तो पॉलीपोलाइडी क्या, यूपोलाइडी, एनोपोलाइडी क्या होता है। अब ये नाम बहुत मुश्किल है, फिर मैं कह रहा हूँ नाम मुश्किल है बट इनका कंसेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, तो ये एक चीज़ देख ले, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्फिंग, क्रॉसिंग टेक्निक्स, ओरिजन, इवोल्यूशन, डोमेस्टिकेशन, क्रॉप प्लांट्स का, सेंटर ऑफ ओरिजिन्स, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट ब्रीडिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ ये, ठीक है, मॉलिकुलर मार्कर्स क्या होते हैं, पेडिग्री, मास रिकरेंट सिलेक्शंस, कंबाइनिंग एबिलिटी। अब ये नाम सुन के थोड़ा सा आपको लग रहा है यार क्या है, तो हम नहीं पढ़े होगे तो लगेगा ही ना, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि इजीली किया जा सकता है। प्रीडिंग डिजीज़ और पेस्ट रेजिस्टेंस की जो प्लांट्स उनको कैसे आप कर सकते हो, अगर इफ़ यू वांट टू, मतलब नई वैरायटी क्रिएट करना चाहते हो। सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, सीड सर्टिफिकेशन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सीड रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स का क्या हो सकता है सीड प्रोडक्शन में, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, डब्ल्यूटीओ इश्यूज है, प्लांट फिजियोलॉजी के आपको एक चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, एंजाइम्स, प्लांट पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, C3 C4 कैम मैकेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और उनका क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रोल होता है, फिजियोलॉजी ऑफ सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ड्रॉट, सॉल्ट एंड वाटर स्ट्रेस, मेजर फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर क्रॉप्स, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड हाईटेक हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लैंडस्केपिंग एंड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या है। ठीक है, तो रोल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर क्या है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट डिजीज, ये थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट है। अब इसको देखो पढ़ाने का तरीका, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़ना है ना, कोई डिजीज़ और ये सब पढ़ने होते हैं, एंटेमोलॉजी है ना, तो इनमें क्या है कि इनमें देखो तरीका है, जैसे मान लो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये 3 मेजर हैं जिनसे आपका डिजीज़ होता है, तो सबके फीचर्स क्या होते हैं, उनको ट्रीटमेंट का तरीका क्या, तो एक एक कॉमन पॉइंट्स क्रिएट कर लेना चाहिए सबके, जो मैं आपको कराता हूँ। फिर कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस करना है। देखो डिजीजेस इतनी सारी हैं कि आप सारी करके नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक ऐसा अप्रोच लेकर चलेंगे, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, बट जो कंटेंट आपको मैं करवाऊँगा 15-20 पेज का, उसको आपको पढ़ के जाना है और उसमें से आप जो है क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, 500 में से 500 तो नहीं लाने हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि कोई मॉड्यूल ऐसे पकड़ लिया तो फिर उसी को दिमाग में ले लेते हैं कि बोले इसी को बस, अरे यार इतना ये है, इसकी वजह से और चीज़ें आप नहीं करते हो। तो ऐसा अप्रोच जो है आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एंटीमोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे एपिडियोमोलॉजी है, फूड प्रोडक्शन है, ये तो इजी बहुत है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फूड का, ट्रेंड्स, पॉवर्टी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पीडीएस, और रिलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन टू नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस, फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोच, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये सब कुछ जो है एक एक करके एक एक आस्पेक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है।
इसकी मैं स्लाइड्स आपको दूंगा जिससे आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो क्लासेस, ये जो क्लासेस होंगी पेपर 2 की क्लासेस होंगी, उसमें आई एम गोइंग टू यूज़ सर्टन स्लाइड्स ऑल्सो। नोट्स भी आपके नो डाउट रहेंगे ही, बट स्लाइड्स भी उसमें अवेलेबल आपको रहेंगे। उन स्लाइड्स में जो जो कंटेंट मैंशनड है, जो जो कंटेंट अवेलेबल है, उनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको बढ़िया तरीके से आपको जो भी कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस का ओवरव्यू आपको दिया गया है। अब और भी हम कुछ चीज़ देखेंगे, एक बार 24 का पेपर देख लेते हैं, और फिर कमिंग क्लासेस में हम लोग लाइक व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम टॉपिक्स, लाइक एक तो पेपर 1 से टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एंड फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम लाइक जो आपका जीएस पे मतलब पेपर 2 है उससे, जिसमें आपको लगेगा कि यार इसमें क्या बायो बैकग्राउंड का ज़रूरत है क्या, ऐसा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हम लोग पिक करेंगे। वी विल टेक सम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आउट ऑफ इट, एंड देन वी विल ट्राई टू वी विल ट्राई कि है ना, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स। फिर आप बताना कि इसमें कौन सा बायो बैकग्राउंड का ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मैं आपको बता दूं, बिफोर वी प्रोसीड टू 2024 के ऊपर हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, उससे पहले है ना 2024 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेट मी प्रोवाइड यू कि अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हैं तो कैसे आपको करना है। तो क्या आपके पास मतलब कहाँ से, तो ऑप्शनल तो आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है, ऑप्शनल मेरे द्वारा ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी से जुड़ना है। तो आपको क्या है कि ये जो ऑफर्स चल रहे हैं इनका बेनिफिट उठाना है। तो जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिला के, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों ही, जीएस प्लस ऑप्शनल, ठीक है, जीएस प्लस ऑप्शनल। तो यहाँ पे ये अमाउंट में सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल, बट याद रखना है कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE, इस कोड को आपको यूज़ करके ज्वाइन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 21 जुलाई, 21 जुलाई से ये जो है आपका स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर। बाकी भी ऑप्शनल है सब, आप बाकी भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो अमाउंट है, मतलब आप चाहो तो खाली ऑप्शनल भी कर सकते हैं, बट जीएस ऑप्शनल आप करना चाहते हो तो इसका प्राइस ये है। खाली ऑप्शनल का भी उसमें ऑप्शन है, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं, उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं, लाइक जो है 24 का पेपर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि 24 के पेपर से ही आपको आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट पेपर आ कैसे रहे हैं, दैट यू शुड नो, है ना। पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस एक बार, अगर ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को पढ़ के भी अगर आपने यूपीएससी तक की थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होगी ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो सुने सुने टॉपिक्स लग रहे हैं। ऐसा कोई ऑफ द टॉपिक ऐसा बात नहीं है कुछ भी, ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर आएगी और ज़रूर से आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर एग्रीकल्चर पेपर 1 की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जैसे आप पेपर 1 आप देखो, ये 24 का ही पेपर है, 24 का ही है ना, एक मिनट, ईयर लिखा है होता है क्या पेपर में, हाँ 24 का ही है, 2024 का ही है। तो ये क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको दिखाई दिया है, ये वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट मैंने आपको शो किया था। एग्रो इकोलॉजी क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये प्रोडक्टिविटी है, सोशल फॉरेस्ट्री है। अब इसमें देखो सिलेबस में पूरा लाइक वी हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, सोशल फॉरेस्ट्री और ये देख लो आप, है ना। तो सिलेबस में आप देखना कि सिलेबस में जो, अगर एक बार आप वर्डिंग्स देखोगे तो सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन है उसी से इज़ारएम लगा के क्वेश्चन बना। कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल क्या है, व्हाट आर द 2 स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन, ये आपका है। फिर उसके बाद राइट डाउन द फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, है ना। फिर इंप्रूव्ड वैरायटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ये सब क्या है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में इन्होंने पूछा है, कौन सी क्रॉप है, ठीक है। फिर अच्छा ये भी आप याद रखो कि आपको जो लिखना है वो 8 में से 5 लिखना होता है दोनों सेक्शन में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में आपको जो पहला सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर जैसे सेक्शन 1 का पहला और क्वेश्चन 5 सेक्शन बी का वो कंपलसरी होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, प्रोवाइडेड एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक सेक्शन से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों क्वेश्चन आप एक सेक्शन से कर लें। तो यहाँ पे क्या है, ये अकाउंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कन्वेंशनल कंजर्वेशन टिलेज क्या होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये सब, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देखो राइट डाउन द इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट में ये आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग में प्रश्न है। प्राइस इंस्टेबिलिटी उसके टाइप्स पूछा है, ठीक है। इसमें आप देखो गिव 4 इरिगेशन टू 6 हेक्टेयर एरिया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे अगर आपको मान लो, क्योंकि 8 में से 5 करने, कोई 2-3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि यार ये कहाँ से आ गए, तो उनकी तैयारी आप नहीं कर पाओगे।
और उनके तैयार उन क्वेश्चंस को लेके अगर आप बैठे कि यार, क्योंकि हर साल ऐसे कोई क्वेश्चंस आने ही है, आपको हमेशा हर साल का पेपर आप देखोगे तो 8 में से 5 क्वेश्चन जो करने हैं वो आप कर सकते हो, 3 आपको वैसे ही छोड़ने हैं। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो बस वहाँ से आप हटा सकते हो कि ये नहीं करके जाएंगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 8 में से 8 कर लोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको 5 ही करने होते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है। फिर इरीगेटेड एरिया के ऊपर है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट नेशनल एक्सटेंशन सर्वे के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पूछा है, ठीक है। जस्टिफाई कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर प्रश्न आपका है। फार्मिंग है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन क्या है, ये सारे फैक्टर। तो क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना तो 8वां क्वेश्चन कर लो, 7वां क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, 7वां कर लो, और फिर ये जो कंपलसरी है ये कर लो 3। इसके अलावा इसमें आप देख लो, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इसमें पहला जो कंपलसरी वो तो हो ही गया, एक क्वेश्चन और पिक कर लो आप, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। सपोज करो यहाँ पे अगर इफ़ आई हैव टू पिक, आई विल पिक ये 4th क्वेश्चन पिक कर लें, ईजी है, इजीली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड छोड़ सकते हैं, थर्ड आप छोड़ दो, 4th क्वेश्चन पिक कर लो, हो गए 5 क्वेश्चन। तो अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स दिख रहे हैं कि यार बहुत यार ये कैसे करेंगे, तो उसमें आप उनको छोड़ने का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से ईजिली आपसे हैंडल हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान में रखनी है जब भी आप तैयारी करें। तो इसमें थोड़ा सा ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं, एक डिस्कशन कर लेते हैं, फाइनल डिस्कशन है, और फिर 21 जुलाई से क्लासेस शुरू करेंगे। 21 जुलाई से लाइव क्लासेस आपकी होंगी और 150 आवर्स आपको मुझे देने हैं। मेरे बनाए हुए ही अलग अलग बहुत अच्छे सोर्सेज से नोट्स रहेंगे, उनको आपको पढ़ना है। इंडियन फॉरेस्ट, अगर आपका एलिजिबिलिटी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो वहाँ भी सेम ऑप्शन से आप मेंस दे सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ह्यूज एडवांटेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी फिलहाल जो हमारा डिस्कशन है उसको लेकर चलते हैं, क्या क्या बातें हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो एक यहाँ पे माइंड में आपको रखना है कि ऑप्शनल से आप जब जुड़ेंगे तो कोड आप याद रखो, यूज़ करना है SPLIVE। जो इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन करेंगे उनका आंसर इवैल्यूएशन आई विल डू, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे है कि आपके +75 to 78 क्लासेस हैं, कोर्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। कोर्स को मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो उसका पूरा शेड्यूल भी आपसे डिस्कस करूंगा कोर्स का। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 150 आवर्स के आसपास आपकी क्लासेस होंगे और लगभग 400-450 पेजेस के दोनों पेपर के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको फाइनली करनी है, ये चीज़ें जो हैं आपको पूरा प्रोवाइडेड होगा। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये इतने में ही हो जाएगा, ऑप्शनल ऐसा होता है क्या? ये आपको कराया जाएगा इस तरीके से कि हाईएस्ट लेवल का आपका प्रिपरेशन रहेगा और क्वेश्चंस आप सारे हैंडल कर लेंगे। पढ़ना आपको है, मतलब अब ऐसा होता है कई बार कि पढ़ाया है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो फिर वो अलग चीज़ है। आपको विजुलाइज करना है चीज़ें में, उसको दिमाग में बिठाना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको कंसिडर करके आगे जो अपनी डिसीजन मेकिंग है उस डिसीजन मेकिंग में आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो वाई एग्रीकल्चर ऑप्शनल, एक ये मन के अंदर आएगा, वाई एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए। एक आखिरी पॉइंट आप समझो कि क्यों हमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑप्शनल क्यों लेना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो उस पर भी आप सेम ऑप्शनल से एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरा, इसमें डायनेमिज्म कुछ भी नहीं है, डायनेमिक नेचर जो है इसका ऑलमोस्ट जीरो है, वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। सिलेबस इसका प्रॉपर डिफाइंड है, ठीक है, सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसको आपको कर लेनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके लिए आई विल टेक द ऑप्शनल, तो आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपको नोट्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, टाइम बाउंड मैनर में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ाई करो और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ऐसा सोचने लगते हैं, यार कई बार मन के अंदर आता है यार, कोई पूछेगा क्या कौन सा ऑप्शनल है, तो बोलने में लगता है यार एग्रीकल्चर, कहीं किसान ना समझ ले, ये सब सोच नहीं रखनी है, ये कोई सोच नहीं है, इस प्रकार की कोई सोच रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे दूसरे ऑप्शनल हैं जैसे उनका स्कोप है, एग्रीकल्चर का भी उतना स्कोप है, नंबर यहाँ भी मिलेंगे, जैसे दूसरे में मिलता है यहाँ भी अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। अगर आप जीएस पे बहुत अच्छे हैं, एग्रीकल्चर भी ढंग से पढ़ें, जो चीज़ बताई जा रही है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अल्टीमेट आपका स्कोर हो सकता है।
तो ये सब बातें जो है मन के अंदर आपको रखनी है अपने ऑप्शनल के लिए। तो धीरे धीरे और भी क्लासेस होंगी, हम लोग यूट्यूब में और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा, है ना। और मतलब इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। एक ये है। तो अच्छा, अगर आप मान लो 26 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं, 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑप्शनल आपको हेल्प करेगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से ये ऑप्शनल कभी भी नहीं हटेगा। कई बार डिबेट चलती है ना, कई बार डिबेट चलती है तो घबरा जाते हैं आप लोग कि सर ऑप्शनल हट जाएगा तो, ऑप्शनल हट जाएगा तो। देखो एग्रीकल्चर का तो रेलेवेंस है, होना ही है। क्यों? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो हमेशा ही रहना है इसको। इन ऑप्शनल के बिना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। और बिफोर वी एंड द सेशन, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको ऑप्शनल जुड़ना है अनअकैडमी से, क्योंकि क्लासेस अनअकैडमी में होंगी और कहीं नहीं होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। कोड यूज़ करना है SPLIV, और ग्रेट ऑफर है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जुड़ना है ऑप्शनल के लिए, तो आप सेपरेट ऑप्शनल ले सकते हैं, बट GS प्लस ऑप्शनल आप लीजिए। इसमें ये जो अमाउंट है उस अमाउंट में आप पूरा जो है मतलब जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल, सारे ऑप्शनल एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग माई ऑप्शनल। वो आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड याद रखना क्या है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है ऑप्शनल से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप जरूर से ज़रूर हाईलाइट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई भी क्वेरी है। एकेडमिक अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें। और मिलते हैं अलग अलग जो सेशंस हैं उनमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये ऑफर का आप लोग ध्यान रखना है ना। कोई क्वेरी है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप हाईलाइट कर दीजिएगा।